When did you attend your last concert? दोस्तों 2024 वो साल था जो भारत ने म्यूजिक और एंटरटेनमेंट में इतिहास रचा। मरून 5 से लेकर दिलजीत तक, दुआ लिपा से लेकर एपी दिलो तक इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों ने एक ही साल में भारत में कॉन्सर्ट्स की लहर ला दी। मैं ऐसा कर दूंगा, पागल कर दूंगा दुनिया को दोबारा से। Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. It's just loud. It's just amazing. They've already taken South Asian music by storm. AP Dhillon is one of India's biggest artists of the time. Ed Sheeran आ गया! The very talented Miss Dua Lipa. और आज भारत में कॉन्सर्ट्स का इतना क्रेज बढ़ गया है कि कोल्डप्ले के मुंबई शो के टिकट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग लॉग इन कर रहे थे और टिकट सेल्स ऐसी हो रही थी जैसे मानो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगा हो। और 10 लाख रुपए के टिकट्स होने के बावजूद भी सारी टिकट्स कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो गई। The ticket sale for their concerts in India is in a mess. Lakhs of fans waited in virtual queues for hours to score a ticket to their Mumbai concerts. We were ready at like 11:30 and started waiting for the tickets to open, but we were still about 1,69,000 people behind in the queue. और 2025 का साल भारत के कॉन्सर्ट इंडस्ट्री के लिए और भी बड़ा होने वाला है क्योंकि कॉन्सर्ट की वजह से भारत में 3,000 करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और ये सब देखकर लगता है जैसे भारत कितना आगे बढ़ गया है ना? लेकिन दोस्तों यहीं पर दुख की बात यह है कि भारत में इन कॉन्सर्ट्स को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से भारत को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत के कॉन्सर्ट्स में लोगों की हालत खराब हो चुकी है। वॉशरूम की क्यूज बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, वॉशरूम्स बहुत गंदे थे, देयर वाज नोबडी टू मैनेज दोज वॉशरूम्स एंड या खाने वगैरह की लाइंस भी काफ़ी लंबी थी। कॉन्सर्ट ठीक था बट वॉशरूम की लाइंस बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, खासकर फीमेल फ्रेंड्स थी जो मेरे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 30 मिनट तक कम से कम वेट करना पड़ा, स्मेल कर रहे थे। सिर्फ वही नहीं, फूड की भी लाइन इतनी लंबी थी एंड बिल्कुल भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। तो आई थिंक इट नीड्स टू बी बेटर। और यही नहीं, हमारे कलाकारों को भारत सरकार से लेकर पुलिस तक सब ने बहुत परेशान कर रखा है। वैसे तो मैं प्रशासन को कहना चाहूँगा यार, साढ़े थे लाइव शोज दा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहीं। We lack in almost all aspects. Basic amenities like clean washrooms, reliable parking, and proper crowd management remains elusive. Diljit's announcement has also sparked a massive debate on whether India is ready or not to host big concerts. और दोस्तों इसी तरह चलता रहा तो भारत की कॉन्सर्ट इकोनॉमी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और इससे इंडियन टूरिज्म को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाया है जिससे आपको और सरकार को ये समझ आएगा कि भारत में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आर्टिस्ट और फैंस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, सरकार इन आर्टिस्ट और इवेंट कंपनीज को किस तरह से परेशान कर रही है, कॉन्सर्ट इकोनॉमी में ऐसे कौन से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और इकोनॉमिक केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों भारत के कॉन्सर्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों 14 दिसंबर को दिलजीत ने बताया कि वो भारत में तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर नहीं जाती। अब ये देख के कोई उन्हें एंटी नेशनल कहेगा, वहीं बाकी लोग उन्हें बॉयकॉट करेंगे। लेकिन जरा ये देखिए, ये है दिलजीत का इंडिया वाला कॉन्सर्ट। ये मेरे को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पे हुआ, वो हॉस्पिटल जाना पड़ा। बेसिकली इंसान पानी जो बेसिक नीड है उसके लिए भी मना कर रहे थे, जबकि लोग पैसे देने को तैयार थे। तो कुछ ना कुछ बेटर मैनेजमेंट वहाँ पर हो सकता है। और ये है कोल्डप्ले का वेम्बली स्टेडियम का लाइव शो। Coldplay has been one of the biggest rock bands on the planet, holding the concerts at Wembley Stadium before some 90,000 fans. The K-pop sensations played their first of 2 sold-out concerts on Saturday to some 60,000 fans. There are 2,618 toilets in Wembley Stadium alone. क्या आपको फर्क नजर आ रहा है?
ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम यह है कि भारत में कॉन्सर्ट्स ज्यादातर ओपन ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में होते हैं। तो अगर आप स्टेज सिर्फ कॉन्सर्ट्स के लिए बनाते हो तो ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ NCAI डोम जैसे सिर्फ छोटे और सिर्फ बेसिक स्टेजेस हैं जो इंटरनेशनल लोकेशन के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे कॉन्सर्ट्स ऐसे दिखते हैं और इन दोनों लोकेशंस में इतना बड़ा फर्क है कि एक तरफ जहां वेम्बली स्टेडियम 90,000 फैंस को अकोमोडेट कर सकता है, मुंबई के NCAI डोम जैसे बड़े इंडोर वेन्यू में भी सिर्फ 8,000 लोग रुक सकते हैं। अब फिर लोग बोलेंगे कि भाई साहब आप क्रिकेट स्टेडियम में कर लो कॉन्सर्ट, बट अफसोस की बात यह है कि अगर हम नरेंद्र मोदी जैसे क्रिकेट स्टेडियम में भी कॉन्सर्ट कर ले तो भी लोग कॉन्सर्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम म्यूजिक के लिए डिजाइंड ही नहीं है। यहाँ पर अकूस्टिक्स और साउंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस को एक इमर्सिव म्यूजिक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेज का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऑडियंस का आर्टिस्ट के साथ एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड नहीं हो पाता। इसके साथ साथ फॉरेन स्टेडियम्स में बहुत फैंसी सेट्स होते हैं, बड़े बड़े LED स्क्रीन्स होते हैं और यहाँ तक कि लाइट शो करने वाले ड्रोन्स भी होते हैं। लेकिन भारत में हर इवेंट के लिए साउंड और लाइटिंग के इक्विपमेंट्स फॉरेन से मंगवाने पड़ते हैं या फिर रेंट करने पड़ते हैं। तो जहां फॉरेन में हर वेन्यू का अपना अपना सेटअप होता है, हमारे आर्टिस्ट रेंटल इक्विपमेंट्स एंड सेटअप से काम चलाते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड कॉन्सर्ट वेन्यूज है ही नहीं। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे हम गोल्फ कोर्स में क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जगह पे ग्रास ग्रीन दिखाई दे रहा है तो हम काम चला लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा प्रॉब्लम है बेसिक फैसिलिटीज का प्रॉब्लम। तो पहले इंडिया के वेन्यूज को देखते हैं। दोस्तों, हमारे बेस्ट वेन्यूज में भी सिर्फ 20 से 30 छोटे छोटे फूड स्टॉल्स होते हैं और यहाँ पर आपको 200 रुपए के समोसा के लिए आधा घंटा लाइन में रुकना पड़ेगा। और इतनी लंबी लाइन में रुककर फाइनली जब आप ऑर्डर देते हो तभी आपको स्टॉल वाला बोलेगा, सर यहाँ पर तो पेटीएम चलता ही नहीं। और कभी कभी आपको बोलेगा कि सर आप ना डायरेक्ट पेमेंट कर ही नहीं सकते, आपको वो जो 300 मीटर दूर जो स्टॉल दिख रहा है ना, वहां पर जाकर आपको पहले टोकन खरीदना पड़ेगा और फिर ही आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो आपको लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में लगकर फिर वापस आकर फिर वही समोसे की लाइन में लगकर आपको 200 रुपए का समोसा मिलेगा जो कि एकदम बेकार टेस्ट करेगा। जो टॉपअप की लाइन है वो बहुत लंबी होती है, फिर जो फूड की लाइन है वो बहुत लंबी होती है। कहीं पर भी चेक करने का तरीका ही नहीं है कि आपके बैंड में कितने पैसे बचे हैं। समटाइम्स आप जब एकदम आगे पहुंच जाते हो 1 घंटा लाइन में लगने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपके कार्ड में उतने पैसे हैं ही नहीं जितने आपको चाहिए, तो फिर आपको फिर से टॉपअप काउंटर जाना पड़ता है और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। इसके साथ साथ वॉशरूम्स की इतनी कमी होती है कि आपको कम से कम आधा घंटा लाइन में रुकना पड़ेगा बस वॉशरूम जाने के लिए। और वॉशरूम इतने गंदे होते हैं कि लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाता है। दूसरा था वॉशरूम लाइंस लंबी हैं, 30-30 मिनट तक मेरी फीमेल फ्रेंड्स को वेट करना पड़ा। तो आई थिंक दैट वाज नॉट रियली अ गुड एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ पार्किंग की सिचुएशन इतनी खराब है कि आपको 2 से 3 किलोमीटर कभी कभी सिर्फ चलना पड़ेगा। कैब्स के लिए आपको कॉन्सर्ट के बाद 1-1 घंटा वेट करना पड़ेगा और फिर मुंबई में तो गाड़ी में बैठने के बाद भी आपको 1 और घंटा लग जाएगा बस ट्रैफिक जैम से निकलने के लिए। लेकिन ये देखिए वेम्बली स्टेडियम में क्या होता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 34 बार्स, 8 रेस्टोरेंट्स, करीब 100 से ज्यादा किचन्स और 600 से ज्यादा फूड और ड्रिंक सर्विस पॉइंट्स। इसके साथ साथ वेम्बली की स्टेडियम में 2600 टॉयलेट्स हैं, 2600 टॉयलेट्स, जिससे आपको वॉशरूम जाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। यहां तक कि सर्विस इतनी ज्यादा फास्ट है कि 10 मिनट में ये 30,000 ड्रिंक्स सर्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हजारों गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पेसेस है जिससे ट्रैफिक जैम नहीं होता, इलीगल पार्किंग नहीं होता और लोग सेफली पार्किंग से वेन्यू में पहुंच पाते हैं। और ये सिर्फ वेम्बली में नहीं, अगर आप सिर्फ 3 घंटे का फ्लाइट पकड़कर अबू धाबी भी चले जाओ तो भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर 1-1 लाख का टिकट लेकर ट्रैफिक में फंसकर इतना बेकार एक्सपीरियंस लेने के बजाय आप अबू धाबी जाकर कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं देखोगे? और यही हो रहा है। हजारों लोग लाखों रुपए यहाँ पर खर्च करके ट्रैफिक और टॉयलेट के लिए स्ट्रगल करने के बजाय दुबई और अबू धाबी में कॉन्सर्ट अटेंड करके हॉलीडे मनाकर आते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? इससे इंडिया का रेवेन्यू बाहर जाता है, हमारे आर्टिस्ट फॉरेन में ज्यादा कमा पाते हैं और इंडियन इकोनॉमी सफर करती है। यह है दोस्तों इंडियन कॉन्सर्ट इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम।
अब आते हैं ब्लैक मार्केटिंग पर। ये तो आपने वर्ल्ड कप में देखा ही होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बॉट्स और एजेंट्स एक साथ सारी एप्स में से टिकट्स खरीद लेते हैं और फिर ब्लैक मार्केट में 3000 के टिकट को 30,000 में बेचते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। 2017 में जब जस्टिन बीबर का पर्पस टूर हुआ था, तब मुंबई में टिकट्स की ओरिजिनल प्राइस थी 4000 से लेकर 76,000 तक। लेकिन जो फैंस टिकट्स नहीं ले पाए, उनको ब्लैक मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए देने पड़ गए। और ये इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग लॉज है ही नहीं जो इन बॉट्स को ब्लॉक कर सके या बल्क बुकिंग को रोक सके। और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी कंट्रीज में होता है, तो आप गलत है। यूएस में 2016 में बॉट्स एक्ट पास हुआ था, जिसकी वजह से बॉट्स के जरिए टिकट खरीदना और रीसेल करना इलीगल है। और यूके में डिजिटल इकोनॉमी एक्ट 2017 के अंडर बॉट्स को एक लिमिट से ज्यादा टिकट परचेज करना इलीगल है। और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे स्टेट्स में अगर आप टिकट को ओरिजिनल प्राइस से 10% से ज्यादा में बेचते हो, तो वो इलीगल माना जाता है, जिस पर इंडिविजुअल्स को $22,000 और कंपनीज को $1,10,000 तक का फाइन पड़ता है। लेकिन इंडिया में लॉज होने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी वीक है। तो इससे क्या होता है, टिकट ज्यादा महंगी हो जाती हैं, लोगों को 30,000 रुपए में 3,000 रुपए का एक्सपीरियंस मिलता है और ट्रैफिक, फूड और टॉयलेट के इशू के साथ साथ पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। बट यहां पर भी हम इंडिया को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो लॉज के इंप्लीमेंट होते ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद आती है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है, हमने जब इन सारे ऑर्गेनाइजर्स से बात किया, हमें यह बताया गया कि हर कॉन्सर्ट के लिए इंडिया में ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस से लेकर गवर्नमेंट तक इतने सारे परमिशंस और लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं कि इनका आधा टाइम लाइसेंसेस और परमिशन में ही चला जाता है। और सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट मिनट परमिशंस ना मिलने की वजह से पूरा कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। हर इवेंट के लिए ऑर्गेनाइजर्स को एक एक्साइज लाइसेंस लेना पड़ता है, जो स्टेट का एक्साइज डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है। ये लाइसेंस तो ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जितना हमने ऑर्गेनाइजर से बात किया, उन्होंने बताया कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स को कई बार लास्ट मिनट तक ये पता नहीं होता कि इवेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि काफी डिपार्टमेंट्स जानबूझकर परमिशंस लास्ट मोमेंट तक डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि इस परमिशन का ब्लैकमेल करके सरकारी ऑफिसर्स फ्री पासेस मांगते हैं। और अगर परमिशंस की बात करें तो भारत में 3 बड़े परमिशंस की प्रॉब्लम है: अल्कोहल, नॉइस पोल्यूशन रिस्ट्रिक्शन और टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिलजीत दोसांझ का हैदराबाद कॉन्सर्ट। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेजा उनको कि उनके सॉन्ग्स में अल्कोहल, ड्रग्स और वायलेंस का जिक्र अवॉइड करें। इस वजह से उन्हें लेमनेड और पंचतारा जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स के लिरिक्स चेंज करने पड़े, जहां दारू और ठेका जैसे शब्दों को रिप्लेस किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि तेलंगाना एक ड्राई स्टेट नहीं है और गवर्नमेंट खुद अल्कोहल के टैक्सेस से रेवेन्यू कमाती है। लेकिन यही गवर्नमेंट दिलजीत को बोलती है कि आप अपना गाना चेंज करो। तो आप समझ रहे हो, हमारा गवर्नमेंट हमारे आर्टिस्ट पर स्कूल के बच्चों जैसा रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। इसी तरह पुणे में दिलजीत के कॉन्सर्ट के दिन महाराष्ट्र एक्साइज डिपार्टमेंट ने अल्कोहल सर्व करने का परमिट सिर्फ कुछ घंटे पहले कैंसिल कर दिया। अब जरा सोचिए, इन कॉन्सर्ट्स में अल्कोहल कंपनी स्पॉन्सरशिप पर करोड़ों रुपए लगाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इन कॉन्सर्ट्स पे कस्टमर्स तक पहुंचा सके, क्योंकि इंडिया में आप अल्कोहल एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। और अगर इवेंट के लास्ट मिनट पे अल्कोहल सर्व करने की परमिशन कैंसिल हो जाए तो स्पॉन्सर्स क्या करेंगे? स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइजर्स की पेमेंट रोक देंगे, और जो ऑर्गेनाइजर अपने करोड़ों रुपए लगा रहा है इवेंट में, उसको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो अल्कोहल रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक हर्डल बन चुकी है जो कॉन्सर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। अब आते हैं नॉइस पोल्यूशन पर। दोस्तों, भारत के काफी शहरों में कॉन्सर्ट्स के लिए रात के 10 या 11 बजे का डेडलाइन फिक्स किया गया है। अब सुनने में तो ये सही लगता है, क्योंकि 2 से 3 बजे तक अगर लाउड म्यूजिक प्ले होगा तो आसपास के रेसिडेंट्स को तकलीफ होगा और एनिमल्स को भी काफी तकलीफ होता है। लेकिन बात यह है कि ये प्रॉब्लम आता ही नहीं अगर हमारे पास डेडिकेटेड क्लोज्ड कॉन्सर्ट हॉल्स या स्टेडियम्स हो, जिससे चाहे आप 3 बजे तक पार्टी करो या 4 बजे तक पार्टी करो, आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ये सब जगह पर हो रहा है। बेल्जियम में टुमारोलैंड से लेकर थाईलैंड और अबू धाबी तक
पूरी रात इवेंट्स चलती है, पूरी रात इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता। एंड लास्टली हमारे पास है एंटरटेनमेंट टैक्स का प्रॉब्लम। दोस्तों अगर हम यूएई में देखें तो ये टैक्स सिर्फ 5% है, फ्रांस में 5.5% है और पूरे यूरोपियन यूनियन में 6 से 10% के बीच ये वेरी करता है। लेकिन महाराष्ट्र में ये टैक्स 45% तक जा सकता है, कर्नाटका में ये टैक्स रेट 30% है और दिल्ली में 20% है। और इतने हाई टैक्सेस की वजह से इंडिया में ऑर्गेनाइजर्स के लिए कॉन्सर्ट्स होस्ट करना और फैंस के लिए टिकट्स अफोर्ड करना दोनों भी मुश्किल हो जाता है। ये है दोस्तों इंडिया के कॉन्सर्ट इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स। तो अब सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। दोस्तों इसके सॉल्यूशंस बोलने के लिए तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में सालों साल लग जाएंगे। पहला सोल्यूशन ये है कि हम डेडिकेटेड कॉन्सर्ट स्टेडियम्स बनाएं और मैं बस ये आशा करता हूं कि कोई वीसी इन सारे प्रॉब्लम्स को देखकर डेडिकेटेड स्टेडियम्स में इन्वेस्ट करे, जिससे फैंस और आर्टिस्ट को राहत मिले, क्योंकि पैसा तो इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से बिना करप्शन के लाइसेंस और परमिशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करे। इससे कंपनीज के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिल जाएगा। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे लोगों को एक समोसा के लिए आधा घंटा लाइन में रुकना ना पड़े। और चौथा सोल्यूशन ये है कि हमारे इंडियन स्टार्टअप्स साउंड और स्टेज सेटअप के स्पेस में अपने आप को एस्टैब्लिश करें, क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी भी इंडिया में सिर्फ 2 से 3 मेजर सप्लायर्स हैं जो साउंड सिस्टम्स, लाइटिंग रिग्स और स्टेज सेटअप्स प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया के बढ़ते कॉन्सेप्ट के साथ ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत एक्साइटिंग होते जा रही है। ये है दोस्तों इंडिया में कॉन्सर्ट इकोनॉमी की डिमांड के साथ साथ बढ़ती प्रॉब्लम्स, जिसे सॉल्व करके हम हमारे देश को एक ग्लोबल टूरिज्म हब बना सकते हैं और अपने फॉरेन स्पेंडिंग लीकेज को बचा सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।